दिल्ली की सर्दी से ज्यादा इस बार दिल्ली की सियासी गर्मी सुर्खियों में है। पीएम मोदी के चुनावी शंखनाद मात्र से आम आदमी पार्टी भी एक्टिव हो चुकी है और पूछ रही है वो सब तो ठीक है लेकिन दूल्हा कौन है। दूल्हा मतलब बीजेपी की तरफ से सीएम फेस, जिससे अब तक पर्दा नहीं उठ सका है। बीजेपी पीएम मोदी के चेहरे पर चुनावी मैदान में है, लेकिन अरविंद केजरीवाल बार बार उस चेहरे को सामने लाने की बात कर रहे हैं और इसी को लेकर अब पोस्टर वॉर भी शुरू हो चुका है। आम आदमी पार्टी ने न सिर्फ पोस्टर बनवाए बल्कि 15 सेकंड का वीडियो जारी कर बीजेपी के सामने सबसे बड़ा सवाल रख दिया और पूछ लिया, मुख्यमंत्री फेस का ऐलान कब करेंगे। इस वीडियो के जवाब में बीजेपी की तरफ से भी पोस्टर जारी किया गया, जिसमें लिखा है, आपदा जाएगी भाजपा आएगी। और इसी के साथ दिल्ली में बीजेपी पीएम मोदी के नेतृत्व में परिवर्तन रैली की शुरुआत भी कर चुकी है और बड़े बड़े नेताओं की जुबान से बदलाव और परिवर्तन की आवाज सुनाई देने लगी है। दिल्ली में शंखनाद है कि दिल्ली को आने नहीं बदलाव चाहिए, दिल्ली में भाजपा की सरकार चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी, दिल्ली का मतदाता बहुत समझदार है। दिल्ली का मतदाता जानता है कि अब उसे आम आदमी पार्टी के बहाने नहीं बदलाव चाहिए, दिल्ली में भाजपा की सरकार चाहिए। यानी दिल्ली में बीजेपी साफ कर चुकी है, ये चुनाव पीएम मोदी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा और केंद्र सरकार की लाभकारी योजनाओं और विकास को मुद्दा बनाया जाएगा, जैसा कि महाराष्ट्र, हरियाणा के विधानसभा चुनाव में देखने को मिला था। दिल्ली में मोदी की 3 दिन में 2 रैली से विपक्ष में खलबली मच चुकी है। पीएम मोदी ने चुनावी शंखनाद के साथ ही जो नारा दिया था, अब उस आपदा में बीजेपी अफसर की तलाश कर रही है और बीजेपी उस बंजर जमीन पर कमल खिलाना चाहती है जिस पर पिछले 25 साल से सफलता नहीं मिली। ऐसे में इस बार खुद मोर्चा पीएम मोदी ने संभाला है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसी दौरान उन्होंने रोहिणी के जापानी पार्क में परिवर्तन रैली को संबोधित किया। इस दौरान उनके निशाने पर आम आदमी पार्टी और खासकर अरविंद केजरीवाल रहे। दिल्ली के विकास की चिंता नहीं है, इसलिए ही आज हर दिल्ली वाला कह रहा है, आपदा नहीं सहेंगे, आपदा प्रधानमंत्री जी से इस तरह के प्रधानमंत्री जी से लोग उम्मीद करते हैं एक विजन देंगे देश के लिए, एक विजन देंगे दिल्ली के लिए, एक बड़ा काम देंगे, लेकिन वो बस केवल गाली, मैं उन गालियों में नहीं जाना चाहता। वार पलटवार के बीच बीजेपी की कोशिश दिल्ली में सत्ता परिवर्तन की है और इसी को ध्यान में रखते हुए पीएम मोदी ने खुद परिवर्तन रैली का आगाज किया और इसके अंजाम में उस अफसर की तलाश है जो आपदा से मिलने वाली है। दिल्ली के दंगल में विवादित बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया है। बीजेपी उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी ने प्रियंका गांधी को लेकर विवादित टिप्पणी की, जिसके बाद उनके बयान पर खूब बवाल हो रहा। सबसे पहले रमेश बिधूड़ी का विवादित बयान सुनिए। ओखले की सड़कें हमने बना दिए, संगम बिहार की सड़कें बना दिए, इसी प्रकार से कालकाजी भी सुधार कैंप के सामने वाली, बराबर वाली, अंदर वाली सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे जरूर बना देंगे। रमेश बिधूड़ी के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए इसे बीजेपी को महिला विरोधी करार दिया है। बीजेपी वस्तुतः महिला विरोधी है और इसका प्रमाण वो बार बार देते हैं। रमेश बिधूड़ी जी का प्रियंका गांधी जी के संदर्भ में दिया हुआ बयान न सिर्फ शर्मनाक है, पर उनकी असली कुत्सित महिला विरोधी मानसिकता को दिखाता है। वैसे रमेश बिधूड़ी अपने बयान को लेकर पहली बार विवाद में नहीं है। भरी संसद में उन्होंने सांसद दानिश अली पर विवादित टिप्पणी की थी, जिस पर खूब बवाल हुआ था और अब प्रियंका गांधी को लेकर उनके बयान पर दिल्ली में बवाल मचा है। कांग्रेस लालू से माफी मंगवाए और ऑन बिहाफ ऑफ लालू उनकी सरकार में मंत्री रहे हैं, वो उनसे माफी मांगे। वो कंपेयर किया गया है कि पहले माफी मांगने की बजाय जिस प्रकार की भाषा का उपयोग करेंगे, ईंट का जवाब हमेशा पत्थर से दिया जाएगा। तो दूसरी तरफ दिल्ली के चुनाव में हिंदू मुसलमान का भी छौंका लगना शुरू हो चुका है। असदुद्दीन ओवैसी आम आदमी पार्टी और बीजेपी को एक ही विचारधारा से जोड़ चुके हैं, क्योंकि पहले कांग्रेस ने बीजेपी और आम आदमी पार्टी को एक ही सिक्के के 2 पहलू वाला तंज कसा, तो अब दिल्ली में पहली बार चुनावी मैदान में उतरी AIMIM अल्पसंख्यक वोट बैंक के लिए नया शिगुफा छेड़ चुकी है। दोनों हिंदुत्व पे हैं, दोनों में फर्क क्या है? कोई फर्क नहीं दोनों में, दोनों आइडियोलॉजिकली एक ही हैं। दोनों की पैदाइश
इनको पैदा करने वाली अम्मा का नाम है आरएसएस। ओवैसी बीजेपी के लिए पहले भी कुछ ऐसे ही बयान दे चुके हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए इस तरह की टिप्पणी पहली बार है। इसके पीछे की मंशा है कि वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश, मुस्लिम वोट बैंक को पाले में लाने का इरादा, अल्पसंख्यक बाहुल्य सीट पर कब्जा करने का प्लान और इसके लिए ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम प्रत्याशी उतारा भी जा रहा है। यानी ओवैसी की नजर अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी के उस वोट बैंक पर है जिस पर पिछले 10 सालों से केजरीवाल का कब्जा रहा है। लेकिन इस बार दिल्ली में डेब्यू के साथ ही ओवैसी मुस्लिमों को अपने साथ जोड़ने के लिए आरएसएस वाला दांव खेल चुके हैं। पीएम मोदी ने दिल्ली एनसीआर वालों को नए साल पर फिर रैपिड गिफ्ट दिया है। वो गिफ्ट जिससे दिल्ली मेरठ के बीच सफर करने वालों की जिंदगी बेहद आसान हो जाएगी। प्रधानमंत्री ने आज दिल्ली मेरठ के बीच चलने वाली रैपिड के न्यू अशोक नगर से साहिबाबाद तक के रूट का उद्घाटन किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने साहिबाबाद से न्यू अशोक नगर तक नमो भारत ट्रेन में सवारी भी की। नमो भारत में सफर के दौरान पीएम ने कई बच्चों से मुलाकात की। इन बच्चों ने पीएम मोदी को कई तोहफे दिए जिनमें पेंटिंग वगैरह शामिल थे। इस दौरान एक बच्ची ने प्रधानमंत्री को अपनी कविता भी सुनाई। हम निकल पड़े हैं प्रण करके, तन मन अपना अर्पण करके। जिद है सूर्य उगाना है, अंबर से ऊंचा जाना है, एक भारत नया बनाना है। नए साल पर पीएम के इस तोहफे से दिल्ली और मेरठ के बीच यात्रा की प्रक्रिया और ज्यादा आसान हो जाएगी, जिससे न केवल यात्रा का समय कम होगा बल्कि यात्रा में सुरक्षा, विश्वसनीयता, उच्च गति और आरामदायक अनुभव भी मिलेगा। साथियों, मैं अभी दिल्ली के विकास से जुड़ी हजारों करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करके यहां आया हूं। दिल्ली को रैपिड का तोहफा ऐसे समय में दिया जब दिल्ली चुनाव में है, यानी इस तोहफे से दिल्ली बीजेपी को भी रैपिड रफ्तार से बढ़त की उम्मीद तो होगी ही। पीएम मोदी ने आज जिस दिल्ली मेरठ रैपिड रूट का उद्घाटन किया, ये रूट कितना लंबा है, कहां से कहां तक का है और सफर कितना आसान करेगा वो भी समझते हैं। रैपिड का नया हिस्सा न्यू अशोक नगर से साहिबाबाद के बीच बनाया गया है। ये नया रूट कुल 13 किलोमीटर लंबा है। नए रूट के शुरू होने से रैपिड दिल्ली को मेरठ से कनेक्ट करेगी। दिल्ली से मेरठ के बीच 11 स्टेशन होंगे। दिल्ली से मेरठ तक कुल 55 किलोमीटर का सफर है। इस प्रोजेक्ट पर 4,600 करोड़ रुपए की लागत आई है, जिसकी मदद से दिल्ली से मेरठ के बीच यात्रा आसान होगी। आपको बता दें कि 2019 में पीएम मोदी ने रैपिड रेल के इस पहले प्रोजेक्ट की नींव रखी थी। महाराष्ट्र में एनसीपी अजीत गुट में एक बार फिर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। मंत्री पद नहीं मिलने से नाराज छगन भुजबल अब खुलकर अजीत को अपना पावर दिखाने लगे। क्योंकि फडणवीस मंत्रिमंडल में एक जगह खाली होने वाली है। देशमुख हत्याकांड के बाद मंत्री धनंजय मुंडे से इस्तीफे की मांग हो रही है। ऐसे में जब धनंजय मुंडे की जगह छगन भुजबल को मंत्रिमंडल में मौका देने की बात आई तो भुजबल ने किसी और की जगह मंत्री बनने से साफ इनकार कर दिया। आप अच्छा काम कर रहे हो और आपको जिस चैनल से निकाल दिया तो नाराज होंगे या बस हंसते फिरेंगे? नाराज ही होंगे। तो क्या फर्क क्या है? और किसी का मंत्री पद जावे ऐसी मैं जो है कभी भी जो है इच्छा नहीं करता हूँ। मुझे नहीं चाहिए ऐसे। छगन भुजबल ने साफ कर दिया कि उन्हें अब मंत्री पद की कोई आवश्यकता नहीं है और ये बयान उन्होंने शरद पवार से मुलाकात के बाद दी है। मौका भले ही सावित्रीबाई फुले की जयंती का हो, लेकिन छगन भुजबल और शरद पवार के बीच नजदीकियां साफ दिखी गई है। अब ऐसे में एक बार फिर महाराष्ट्र में अजीत पवार बनाम छगन भुजबल के बीच तल्खी शुरू हो चुकी है। शरद पवार से नजदीकी के बाद उनके तेवर बदल चुके हैं। मंत्री बनने से भुजबल ने साफ इनकार कर दिया है। किसी और की जगह वो मंत्री नहीं बनना चाहते। अब अजीत पवार को भुजबल ने नई चुनौती दे दी है, यानी जो लड़ाई एनसीपी अजीत गुट में मंत्रिमंडल को लेकर शुरू हुई थी, अब वो किसी और दिशा में आगे बढ़ चुकी है। ऐसे में माना जा रहा है कि छगन भुजबल जल्द ही कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं, जिसकी भनक अजीत पवार को भी लग चुकी है। एक दिन पहले आरएसएस प्रमुख ने संघ के लाठी की अहमियत बताई, फायदे गिनाए, तो अगले दिन एमपी के सीएम मोहन यादव सड़क पर लाठी लेकर अपना लठ कौशल दिखाते नजर आए। यूं तो उनका ये लठ कौशल रन फॉर गुड हेल्थ नाम के कार्यक्रम के दौरान दिखा, लेकिन मोहन भागवत के लाठी बयान के बाद मोहन यादव का लठ कौशल दिखाना महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। सिर पर साफा, बदन पर ट्रैक सूट और हाथ में लाठी, वही लाठी जिसे मोहन भागवत ने वीरता की निशानी बताया, तो मोहन यादव ने लाठी चलाकर स्वस्थ रहें का संदेश सजीव कर दिखाया। जगह थी मध्य प्रदेश का उज्जैन।
मौका था रन फॉर गुड हेल्थ नाम से आयोजित मैराथन का, यानी मौका भी माहौल भी। फिर क्या मोहन यादव ने लाठी ली और ऐसे प्रदर्शन करने लगे जैसे वो लठ कौशल में बेहद एक्सपर्ट हों। मोहन यादव को लाठी चलाते देख समर्थकों का जोश हाई हो गया, सब जोश में नारे लगाने लगे। माहौल देख सीएम मोहन की लाठी की रफ्तार और तेज हो गई, जैसे संघ का एक स्वयं सेवक समाज सेवा के साथ वीरता की प्रतीक लाठी चलाने में महारत रखता है। मोहन यादव भी कुछ उसी अंदाज में लाठी चलाते नजर आए। खबर बिहार से। बिहार में नीतीश कुमार के सहारे तेजस्वी को सेट करने की चाह लालू यादव की अधूरी रह गई। लालू ने नीतीश कुमार को जो ऑफर दिया था, अब उस पर जवाब आ चुका है। नीतीश कुमार चुप्पी तोड़ चुके हैं। नीतीश कुमार ने साफ कह दिया है, अब इधर उधर नहीं जाएंगे। 2 बार गलती हो गई, तीसरी बार ऐसी गलती नहीं होगी। और इसी के साथ नीतीश कुमार ने सिर्फ लालू यादव ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया गठबंधन की प्लानिंग पर पानी फेर दिया। जिस शिद्दत के साथ विपक्षी नेता बिहार की सत्ता में लालटेन जलाने की नाकाम कोशिश कर रहे थे, वो नीतीश के सियासी तीर से चकनाचूर हो चुका है। नीतीश कुमार ने एनडीए की बैठक में कहा, 2 बार गलती से इधर उधर का रास्ता चुना, लेकिन अब हम हमेशा साथ रहेंगे, बिहार के साथ साथ देश का विकास करेंगे। और नीतीश कुमार के इसी बयान से अब लालू यादव और तेजस्वी यादव पर बीजेपी हमलावर हो चुकी है। लालू जी डरे हुए हैं, तो जो डरा हुआ है, जो डर गया सो मर गया। तो लालू यादव जी डरे हुए हैं, उनको लगता है कि मेरा बेटा कैसे स्थापित हो जाए। अरे बिहार की जनता स्थापित करती है लालू जी, आप नहीं स्थापित कर सकते। बिहार की जनता तय करेगी कि बिहार में सत्ता में कौन बैठेगा, और यहाँ तो नीतीश कुमार जी बैठे हुए हैं। साफ है, नीतीश कुमार एनडीए के साथ हैं और अगला चुनाव भी वो एनडीए के साथ लड़ेंगे। ऐसे में जो उम्मीद आरजेडी अब तक लगाई बैठी थी, उस पर नीतीश के बयान से तगड़ा झटका लगा है। बिहार में प्रशांत किशोर के वैनिटी विवाद को तेजस्वी यादव ने नया एंगल दे दिया है। तेजस्वी यादव ने दावा किया है, प्रशांत जैसे एक्टर के पीछे कौन डायरेक्टर है सबको पता है। क्योंकि जिस वैनिटी वैन के साथ प्रशांत किशोर धरना प्रदर्शन करने पहुंचे हैं, कुछ उसी तरह की वैनिटी वैन का इस्तेमाल ज्यादातर एक्टर करते हैं। ऐसे में आरजेडी को एक बार फिर बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया और बीपीएससी छात्रों के प्रदर्शन को हाईजैक करने का आरोप लगा दिया। और वैनिटी वैन की जहाँ तक बात है, इसमें तो एक्टर लोग बैठते हैं, एक्टर बैठते हैं, एक्ट्रेसेस बैठती हैं वैनिटी वैन में, और बैठाने वाला प्रोड्यूसर और डायरेक्टर है। हम लोग सब लोग जानते हैं कौन है प्रोड्यूसर और कौन है डायरेक्टर को, और एक्टर को बैठाया गया है। हालांकि इन आरोपों का प्रशांत किशोर ने भी तगड़ा जवाब दिया और तेजस्वी यादव के साथ ही छात्रों के प्रदर्शन से राहुल गांधी को भी जोड़ दिया। उन्होंने ऐलान किया है कि अगर तेजस्वी और राहुल गांधी छात्रों की आवाज बनेंगे तो प्रशांत किशोर उनके पीछे पीछे हो लेंगे। तेजस्वी यादव जी आ जाए, वो इसका नेतृत्व करे, हम इसके पीछे चलने को तैयार हैं। राहुल गांधी आए और वो नेतृत्व करे, वो तो हम उससे बहुत बड़े हैं। अब जिस तरह से छात्रों की डिमांड से पहले प्रशांत किशोर की एंट्री हुई, उनके वीआईपी धरने पर सवाल उठे और इसी के इर्द गिर्द बयानबाजी होने लगी। उससे छात्रों की मांग का मुद्दा काफी पीछे छूट चुका है। उत्तर प्रदेश में हर रोज बदमाशों का एनकाउंटर हो रहा है। इसके बावजूद योगी के विधायक अपने आप को असुरक्षित बता रहे हैं। योगी सरकार में लोनी से बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने अपनी जान पर खतरा बताकर हड़कंप मचा दिया है। नंद किशोर गुर्जर ने खतरा भी किसी गैंगस्टर से नहीं बल्कि अपने ही सरकार के प्रशासनिक अधिकारियों से जताया है। मुख्यमंत्री जी तक बात पहुंचे और इस सबके मुखिया चीफ सेक्रेटरी हैं, जो कमिश्नर बार बार आपसे नहीं कहते चिन्ना के चीफ सेक्रेटरी साहब बैठे हैं, ऐसे 300 विधायक घूमते हैं, वो हमारी हत्या करा दे, इतनी ताकत है उनपे। भाई हमारी हत्या भी करा सकते हैं आज जो मैं बोल रहा हूँ इस बात पे। बीजेपी विधायक ने आरोप लगाया है कि लोनी में गाय काटी जा रही है, बहू बेटियों के साथ गलत हो रहा है। इसके बावजूद यहाँ के बड़े अधिकारी आंख बंद करके बैठे हैं। गुर्जर का आरोप है कि मुझे मरवाने के लिए हथियार भी लाए गए हैं। 25 पिस्टलें 9mm की खरीदी जा चुकी है, बड़ी बात कह रहा हूँ मैं, लेकिन ये बात बाद में करेंगे। फिलहाल हमारी आज की बात ये है कि भ्रष्टाचार प्रमाणित हुआ है, गाय कट रही है, ये बेचारा गरीब आदमी के बच्चे को बंद किया गया। तो हम कोई सीपी से हमारा बैर नहीं है, कोई चीफ सेक्रेटरी से हमारा कोई बैर नहीं है, ना हम कभी मिले हैं, न बात करते हैं हम ज्यादा। लोनी के बीजेपी विधायक ने अपने और अपने परिवार की जान पर खतरा बताया है। नंद किशोर गुर्जर से पहले राज्य के प्राविधिक शिक्षा मंत्री आशीष पटेल ने भी अपनी जान का खतरा बताया था। महाकुंभ के शुरू होने में अभी कुछ दिन बचे हैं, लेकिन उससे पहले महाकुंभ में मुसलमानों को लेकर राजनीतिक पारा हाई है।
समाजवादी पार्टी के विधायक ओम प्रकाश सिंह ने खुल्लम खुल्ला ऐलान कर दिया है कि गंगा मैया सबकी और वो मुसलमानों को खुद कुंभ में लेकर जाएंगे। ऐसा कोई बात नहीं है, मुसलमान चाहेगा तो हम लेके चलेंगे। गंगा तो सबकी है, गंगा माँ है, माँ किसी का नहीं होता कि इसकी माँ है, नहीं, माँ सबकी होती है, ऐसा कहीं नहीं है। हाँ, ये सही है कि हुकूमत नफरत, ईर्ष्या, द्वेष फैला कर हुकूमत करना चाह रही है। महाकुंभ में संत समाज ने मांग उठाई थी कि मुसलमानों की एंट्री नहीं होनी चाहिए। संत समाज की तरफ से उत्तर प्रदेश सरकार को ज्ञापन भी सौंपा गया था, जिस पर अखिलेश से लेकर मुस्लिम संगठनों ने भी ऐतराज जताया था, जिस पर अब उत्तर प्रदेश में पक्ष और विपक्ष दोनों आमने सामने हैं। कुंभ नहा के मरे आदमी, पानी खराब, व्यवस्था खराब, पैसा सब लूटा जा रहा है और कोई व्यवस्था नहीं है। मैं तो यही कहूँगा कि ये जालिम हुकूमत है और इस सत्ता पर बैठने वाले लोग जुल्मी और जालिम लोग। समाजवादी पार्टी के समय में जब महाकुंभ हुआ था, उस समय क्या उन्होंने पानी गर्म करके दिया था? गंगा जी हैं और गंगा जी में लोग श्रद्धा के साथ स्नान करते हैं, लोग स्नान करने आते हैं। मैं कह सकता हूं कि लोग जो है हमारे आस्था में अगर हम देखें, देश की संस्कृति में देखें, हम लोग सनातन में देखें, हम लोग तो हमारी बेटियां माघ मास में नहाती हैं। इस पर आज पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने भी जवाब दिया। लोग आरोप प्रत्यारोप लगाते रहेंगे, ये महाकुंभ है, 144 साल बाद ऐसा पर्व बन रहा है। भारत की आस्था, सनातन संस्कृति की आस्था का सबसे बड़ा महोत्सव है। दरअसल ये पूरा विवाद तब शुरू हुआ था जब ये मांग उठी थी कि महाकुंभ में मुसलमानों की दुकान नहीं होनी चाहिए, जिसके बाद इस पर राजनीति भी शुरू हो गई थी। समाजवादी पार्टी ने खुलकर इसका विरोध किया था। अखाड़े की जमीन पर वक्फ के वफादारों के दावे से उठा बवाल और संत समाज की हुंकार। अखाड़ा परिषद ने अब वक्फ की जमीन पर सनातनी झंडा गाड़ने का ऐलान कर दिया है, क्योंकि चंद दिन पहले प्रयागराज के एक मुस्लिम ने गंगा किनारे की जमीन वक्फ की होने का दावा किया था। उसी के बाद बवाल की शुरुआत हुई। उसी के आसपास का जो एरिया है जहाँ अखाड़ा और मेला लगा है, वो वक्फ बोर्ड का है महाराज। देखिए, ये माँ गंगा की भूमि है और जहाँ मेला लगता है, इसमें अगर आप 3 महीने पहले आप देखते हैं, यहाँ पूरा आपको जल ही जल मिलता है। अब मैं ये उनको पूछना चाहूंगा, यहाँ पे आपकी कौन सी भूमि है, कौन सी चौन भूमि की आप बात कर रहे हैं? जिस धरा पर सदियों से सनातन का समागम होता आया है, वक्फ के वफादारों ने वहाँ भी दावा ठोक दिया तो संतों का पारा हाई हो गया। यानी तुम हमारे घर में घुसोगे तो हम तुम्हारे घर में झंडा गाड़ेंगे। कुछ ऐसे ही तेवर महाकुंभ में मौजूद संत समाज के हैं। सनातन बोर्ड है, वो वक्फ भूमि पर अब झंडा गाड़ेगा। बिल्कुल, हर हाल में देखिए, जितनी इनकी मेजोरिटी है उतनी जमीन उनको दो, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो बाकी भूमि वो हमको भी मिलनी चाहिए। अकेले एक ही जो समुदाय है उनको इतनी भूमि मिले, ऐसा क्यों? कुल मिलाकर महाकुंभ से उठी सनातन बोर्ड की मांग अब वक्फ के बेबुनियाद दावों के बाद और तेज हो गई है। सनातन बोर्ड पर संत समाज ने आर पार का ऐलान कर दिया है। दावा है कि वक्फ की जमीन पर अब सनातन का झंडा लहराएगा। यूपी के कन्नौज में मजार पर महाभारत छिड़ गई है। दावा है कि मजार को मंदिर की जमीन पर बनाया गया और विरोध करने पर मुस्लिम पक्ष ने मारने की धमकी दी। जैसे ये खबर बजरंग दल और हिंदू संगठनों को मिली, लोग भारी संख्या में जमा हो गए, जिसके बाद कोतवाली में भी खूब बवाल हुआ। राम उमरन में जो है खेरे पे एक मंदिर है, उस पर इन्होंने मजार बनाई, तो ये RSS वाले, बजरंग दल वाले गए थे जांच करने, तो हम भी देखने चले गए। इतने में हमसे बोला कि धोबी को तो हम सुधार ही दूंगा, किसी दिन इसको जान से मार दूंगा। दरअसल गांव की जमीन पर अवैध रूप से मजार बनाने के आरोप लगे थे। जांच के लिए RSS और बजरंग दल के लोग मौके पर पहुंचे, जहां मंदिर की जमीन पर मजार बनी मिली। इसी जांच के दौरान गांव का एक शख्स भी मौजूद था, जिसे मुसलमान पक्ष ने हिंदू कार्यकर्ताओं के जाने के बाद जान से मारने की धमकी दी और गाली गलौज भी किया। ऐसे आरोप हैं। मंदिर की जमीन पर अवैध रूप से मजार का निर्माण करा लिया गया, तो हम लोगों ने वहाँ पर जाके देखा तो एक मजार का निर्माण वहाँ पर पाया गया। अभिलेखों में वो मंदिर की जमीन दर्ज है। उसके कासगंज के चंदन गुप्ता हत्याकांड मामले में हाल ही में NIA कोर्ट ने 28 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। अब इस मामले में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। चंदन गुप्ता हत्याकांड के आरोपियों की मदद करने के लिए विदेशी फंडिंग की गई थी। NIA विशेष कोर्ट ने इस संबंध में एक आदेश जारी किया है, जिसमें न्यूयॉर्क, लंदन और भारत से चलने वाले NGO का नाम लिया गया है।
न्यूयॉर्क की अलायंस फॉर जस्टिस एंड अकाउंटेबिलिटी, वॉशिंगटन से चल रहे इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल और लंदन से चल रहे साउथ एशिया सॉलिडारिटी ग्रुप ने फंडिंग की थी। इसके अलावा 3 भारतीय एनजीओ, मुंबई का एनजीओ सिटीजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस, नई दिल्ली का एनजीओ पीपल यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज और लखनऊ से संचालित रिहाई मंच ने आरोपियों की मदद की थी। रिहाई मंच के पास अपना कोई फंड नहीं है, रिहाई मंच का अपना कोई अकाउंट नहीं है। रिहाई मंच में काम करने वाले लोग खुद अपने पास से या अपने दोस्तों के पास से पैसे लेकर के और काम करते रहे हैं। एनआईए कोर्ट के आदेश की कॉपी गृह मंत्रालय के साथ साथ बार काउंसिल ऑफ इंडिया को भी भेजी जाएगी। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि इन तमाम एजेंसियों की फंडिंग कहां से हो रही है और इनका क्या सामूहिक उद्देश्य है, इसकी गंभीरता से जांच होनी चाहिए। बता दें कि कासगंज के चंदन गुप्ता हत्याकांड मामले में हाल ही में एनआईए कोर्ट ने 28 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने संभल के सोधन मोहम्मदपुर किले को अवैध कब्जे से मुक्त कराने का प्लान बना लिया है, जिसको लेकर प्रशासन एक्शन में है। संभल के 400 साल पुराने सोधन मोहम्मदपुर किले पर आज सुबह प्रशासन की टीम पहुंचे। संभल के डीएम और एसपी ने किले के अंदर जाकर कोने को देखा। ये किला एएसआई प्रोटेक्टिव है, लेकिन इसके बावजूद इसकी हालत बहुत खराब है। किले में जगह जगह अवैध कब्जा हो गया है। लोगों ने किले के अंदर घर बना लिए हैं, जो अवैध है। अब प्रशासन किले में कब्जा जमाए बैठे लोगों को नोटिस दे रहा है, ताकि किले को फिर से ठीक किया जा सके और अवैध कब्जे को हटाया जा सके। आज ये स्थान पे हम आए थे, तो ये जो गेट बड़ा सा दिखाई दे रहा है आपको, ये पूरा का पूरा प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट के अंतर्गत आता है। 400 साल पुराने सोधन मोहम्मदपुर किला एएसआई के अंदर आता है। यहाँ रह रहे लोगों से जब मीडिया ने बात की तो उन्होंने कहा कि उनके बड़े बुजुर्ग यहाँ आए थे, तभी से वो यहाँ रह रहे हैं। हमारे बुजुर्ग लोग आए थे पहले, कभी वो यहाँ रह रहे थे, हमारे दादा परदादे, हम उनकी पीढ़ियाँ हैं, औलाद हैं, वहीं उसी जगह पर रह रहे थे। संभल जनपद में कुल 6 स्थान एएसआई प्रोटेक्ट स्मारक में आते हैं, जिनमें गुमथल, सरथल विवादित धर्म स्थल है, जबकि संभल का किला और फिरोजपुर का किला है। संभल में अब ऐतिहासिक इमारतों को फिर से चमकाने का काम शुरू हो चुका है, जिसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से एक्शन में है। संभल हिंसा के गुनहगारों और पुलिस पर गोली चलाने वालों का चुन चुन कर हिसाब हो रहा है। पुलिस ने सीओ पर गोली चलाने वाले आरोपी को दबोच लिया है। ये 2 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर में एसपी कृष्ण बिश्नोई और उनके पीआरओ पर गोली चलाने वाला आरोपी शहबाज है और दूसरी तस्वीर में सीओ अनुज चौधरी पर गोली चलाने वाला आरोपी सलीम है। इन 2 तस्वीरों में उस गुनाह की पूरी कहानी है जिसने योगी के सिंघम पर गोलियां चलाई थी, लेकिन अब योगी की पुलिस चुन चुन कर इन गुनहगारों का हिसाब कर रही है। संभल हिंसा में अब तक 52 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। आज सीओ अनुज चौधरी पर गोली चलाने वाले आरोपी सलीम को दबोच लिया गया। सलीम 24 नवम्बर को हुई हिंसा के मुख्य आरोपियों में से एक है। इसके पास से एक तमंचा, 12 बोर के 5 कारतूस और एक खोखा बरामद किया है। आरोप है कि सलीम पुलिस से कारतूस लूटकर फरार हो गया था और हिंसा के बाद दिल्ली के सीलमपुर एरिया में छुपा था। जानकारी के मुताबिक सलीम सरेंडर करने की कोशिश में था, लेकिन पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। जांच में पता चला है कि इस पर हत्या के प्रयास और लूट समेत 7 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। यही नहीं, आरोपी सलीम गोक्षी में भी गुनहगार है और इस पर गैंगस्टर एक्ट भी लगा है। दिल्ली में दहशत फैलाने वाले गैंगस्टर पर क्राइम ब्रांच ने सबसे बड़ी स्ट्राइक की है, जिसका कनेक्शन लंदन में बैठे मोस्ट वांटेड से है। पुलिस की गिरफ्त में दिखने वाले ये 7 शूटर दिल्ली में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे, जिसकी खुफिया इनपुट के बाद पुलिस ने ताबड़तोड़ छापेमारी की और एक अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। ये शूटर विरोधी गैंग पर भी हमला करने की फिराक में थे। बताया गया कि इनका कनेक्शन कपिल सांगवान उर्फ नंदू गैंग से है, जो लंदन में बैठे सांगवान के इशारे में दिल्ली में लूट, फिरौती, वसूली और गैंगवॉर की घटना को अंजाम देता था। दिल्ली एनसीआर में फैले गैंग के खिलाफ कार्रवाई करते हुए क्राइम ब्रांच ने नंदू के 7 खूंखार शूटरों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से भारी मात्रा में लोडेड हथियार भी बरामद हुए हैं। पुलिस के मुताबिक मुखबिरों से सूचना मिली थी कि लंदन में बैठे गैंगस्टर कपिल ने दिल्ली में मौजूद शूटरों को विरोधी गैंग पर हमला करने का ऑर्डर दिया है। नंदू गैंग के शूटर अगर विरोधी गैंग पर हमला करते हैं तो दिल्ली में बड़ी गैंगवार हो सकती है। ऐसे में जानकारी मिलने के तुरंत बाद क्राइम ब्रांच ने टेक्निकल इनपुट पर दिल्ली के कई इलाकों में रेड मारी और 7 शूटर्स को गिरफ्तार कर लिया। ट्रैवल एंड होटल बुकिंग प्लेटफॉर्म ओयो ने अपने पार्टनर होटल्स के लिए नया चेक इन नियम लागू कर दिया है। इसे सबसे पहले उत्तर प्रदेश के मेरठ में लागू किया गया है। अब ओयो होटल में रूम लेना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि कंपनी ने अपने चेक इन नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया है।
नई गाइडलाइन के मुताबिक ओयो के होटलों में अनमैरिड कपल को अब चेक इन की इजाजत नहीं दी जाएगी। नए नियम के मुताबिक सभी कपल्स को ओयो में चेक इन के समय वैलिड रिलेशनशिप सर्टिफिकेट दिखाना होगा। बुकिंग ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, वैलिड रिलेशनशिप सर्टिफिकेट दिखाना जरूरी होगा। इसके बिना रूम बुक नहीं होगा। बुकिंग कराते समय कपल के रिश्ते को प्रमाणित करने वाले डॉक्यूमेंट जैसे मैरिज सर्टिफिकेट, आधार कार्ड दिखाने होंगे। यानी अगर आप पति पत्नी हैं तो आपको रूम मिलेगा, लेकिन उसके लिए भी आपको डॉक्यूमेंट दिखाने होंगे। ओयो ने मेरठ में बने अपने पार्टनर होटल्स में इस नियम को लागू भी कर दिया है। कंपनी का कहना है कि इस नियम के असर और फीडबैक के आधार पर इसे देश के दूसरे शहरों में भी लागू किया जा सकता है। महाकुंभ का स्वागत करने के लिए प्रयागराज तैयार है और महाकुंभ की चाक चौबंद सुरक्षा के लिए प्रशासन भी तैयार है। इसीलिए मेला क्षेत्र में बॉडी बैंड बाइक सेना की तैनाती की गई है। महाकुंभ पुलिस की बाइक वाली फौज मेला क्षेत्र में चप्पे चप्पे पर नजर रखेगी। महाकुंभ पुलिस की ये बाइक सेना संगम तट पर सुरक्षा की बागडोर संभालेगी। बाइक बॉडी बैंड पुलिस टीम के हजारों जवान पूरे महाकुंभ में बाइक पर सवार होकर निगरानी करेंगे। महज एक कॉल पर ही ये बाइक सेना मदद के लिए पहुंचती है। इनमें खास बात ये है कि इन पुलिसकर्मियों के पास एक वॉकी टॉकी सायरन से लैस बाइक है। ये खास बाइक रेत में दौड़ने की योग्यता रखती है। इस बाइक वाली पुलिस को क्विक रिस्पांस व्हीकल पुलिस कहा जाता है। इन पुलिस कर्मियों के कंधे पर एक हाई टेक कैमरा भी वर्दी पर लगाया गया है। ये तस्वीर आप देखिए, ये आपको तस्वीरों में ये व्हीकल पर ये जवान नजर आएंगे, चप्पे चप्पे पर पहुंचेंगे और सुरक्षा व्यवस्था की बागडोर संभाल लेंगे। खास बात ये है कि इन जवान के कंधे पर ये जो कैमरा देख रहे हैं, ये सीधे कंट्रोल रूम कमांड सेंटर से कनेक्ट रहेगा। हाई डेफिनेशन क्वालिटी का ये कैमरा है और इसको कहा जाता है बॉडी वन कैमरा। AI तकनीक से लैस ये कैमरे सीधे कंट्रोल रूम से कनेक्ट है और आने जाने वाले की हर हरकत पर पैनी नजर रखेगा। किसी भी संदिग्ध हरकत की सूचना सीधे कंट्रोल रूम को भेजेगा और महाकुंभ की ये बाइक पुलिस एक कॉल पर क्विक रिस्पांस के लिए पहुंच जाएगी। इस बार महाकुंभ कई मायनों में अनोखा और अद्भुत होगा। महाकुंभ में बाबाओं के अलग अलग रंग भी देखने को मिलेंगे। संगम नगरी में एक ऐसे बाबा आए हैं जो बुलेट के शौकीन हैं। ये बाबा मठ से अखाड़ा बुलेट पर सवार होकर आते हैं। बाबा जी जहाँ भी जाते हैं तो बुलेट की ही सवारी करते हैं। बाबा जी बुलेट के इस कदर शौकीन हैं कि बुलेट पर धूल नहीं लगने देते। बुलेट वाले इन बाबा जी का नाम है पहलवान रघुवीर गिरी महाराज। बुलेट वाले बाबा आपको नजर आ रहे हैं, ये देख लीजिए। बाबा पूरे लाओ लश्कर के साथ बुलेट पर सवार होकर पहुंच गए। नाम क्या है आपका? रघुवीर गिरी। ये बुलेट की सवारी क्यों करते हैं आप? सवारी करते हैं, शौक है जी। बुलेट पे कितने लोगों की सवारी करा देते हैं? हम तो 5 बैठ जाते हैं। 5 लोग बैठ जाते हैं? हाँ जी। 5 लोग बैठ जाते हैं? बैठा के दिखाए। 5 लोग? हाँ जी। बैठ जाते हैं, सवारी करा दीजिए। और फिर बाबा जी ने बुलेट से सवारी भी कराई। बाबा जी को बुलेट इतना प्रिय है कि ये हमेशा बुलेट बाइक पर ही नजर आते हैं और ये हर साल कुंभ मेले में सनातन की अलख जगाने बुलेट से ही आते हैं। महाकुंभ में इस बार ई रिक्शा वाले बाबा भी धुनी रमाएंगे। ई रिक्शा बाबा के नाम से मशहूर महंत ओम एक कस्टमाइज्ड 3 व्हीलर के साथ दिल्ली से प्रयागराज महाकुंभ में शामिल होने पहुंचे हैं। महाकुंभ में ई रिक्शा बाबा महंत ओम की एंट्री आकर्षण का केंद्र बनी है। लोग ई रिक्शा वाले बाबा से मिलने के लिए आतुर हैं। बाबा जी ने अपनी मॉडिफाइड ई रिक्शा पर ज्योतिष परमार्श केंद्र खोल रखा है, जहां वो गरीबों और जरूरतमंदों की कुंडली भी मुफ्त में देखते हैं और मदद भी करते हैं। अपनी इस ई रिक्शा पर बाबा जी ने एक लाउड स्पीकर भी लगाया है, जिस पर भजन और महंत ओम के संबंध में अनाउंसमेंट भी होता रहता है। महात्मा ओम तत्त जी का कहना है, कोई देश गरीब नहीं होता। बाबा जी कुंभ मेला क्षेत्र में अपनी ई रिक्शा से भ्रमण करते रहते हैं और वो जब तक के लिए महाकुंभ में आए हैं। देखिए, हम दिल्ली से आए हैं। दिल्ली से कुंभ में तपस्या के लिए आए। रियल में तपस्या करने के लिए ही आए थे कि जाकर के 2-4 महीना जाकर के तपस्या करेंगे। महंत ओम अपनी ई रिक्शा पर ही सोते हैं, यहीं खाते हैं और ईश्वर के ध्यान में मगन रहते हैं। बाबा जी ब्रह्म मुहूर्त में संगम की पावन धारा में डुबकी लगाकर आध्यात्म की अलख जगाते हैं। आतंकी धमकी और खुफिया इनपुट के बाद महाकुंभ में अखाड़ों की सुरक्षा व्यवस्था अभेद्य कर दी गई है। अखाड़ों की सुरक्षा का जिम्मा सीआरपीएफ ने संभाल लिया है और अब एयरपोर्ट जैसी सुरक्षा अखाड़ों की होगी।
अखाड़ों के प्रवेश द्वार पर एयरपोर्ट जैसी सुरक्षा चेकिंग होगी। अखाड़े की एंट्री गेट पर सीआरपीएफ के जवान तैनात रहेंगे। ये सीआरपीएफ जवान खतरनाक AK-47 राइफल से लैस हैं। यही नहीं, अखाड़ों पर 4 सीआरपीएफ जवानों की तैनाती की गई है ताकि किसी भी आतंकी मंसूबे को नेस्तनाबूद किया जा सके। गंगा किनारे अखाड़ों की सुरक्षा अब इनके हाथ में होगी। ये सीआरपीएफ जवान है और इनके हाथों में राइफल्स हैं, हिंदुस्तान की बनी हुई और दूसरी बेहतर मारक क्षमता वाली AK-47। ये आप तस्वीर देख लीजिए, ये देख लीजिए। अब ये यहाँ पर पोजीशन लेते नजर आ रहे हैं। मेरे सहयोगी विनायक कुमार सिंह ये एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं। सीआरपीएफ जवानों की टुकड़ी महाकुंभ मेला क्षेत्र में पहुंचने लगी है। सीआरपीएफ के इन जवानों के हाथों में अत्याधुनिक हथियार हैं। भारत में बनी इंसास राइफल्स जो दुश्मन को पल भर में ढेर कर देगी और खतरनाक AK-47 राइफल्स जो 400 मीटर दूर से टारगेट को नेस्तनाबूद करेगी। सीआरपीएफ के ये जाबाज अखाड़े की सुरक्षा को लेकर पूरी तरह तैयार हैं। यानी अब चाहे खालिस्तानी आए या आतंकी, किसी की भी खैर नहीं। प्रयागराज में होने वाले आस्था के महाकुंभ को दिव्य और भव्य बनाने के लिए सारी तैयारियां कर ली गई हैं। इस बार महाकुंभ में कलयुग का सबसे बड़ा महायज्ञ भी आयोजित किया जाएगा। तीर्थराज प्रयाग में होने वाले इस महायज्ञ में 3 करोड़ आहुतियां दी जाएंगी। कुंभ लग रही है वो सफलतापूर्ण। 144 साल बाद पड़ रहे पूर्ण महाकुंभ में विशेष महायज्ञ 13 जनवरी से 12 फरवरी तक चलेगा। इस आयोजन का नेतृत्व अखिल भारत वर्षीय धर्म संघ, स्वामी कृपात्री फाउंडेशन और वैदिक कायाकल्प संस्थान कर रहे हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने जहाँ पे यज्ञ किया था कोटेश्वर महादेव के इसमें, उस जगह पे ये यज्ञ किया जा रहा है और गायत्री पुरस्चरण यज्ञ है जो 144 वर्षों के बाद घटित होने वाली घटना है। इसके पीछे का उद्देश्य है कि यज्ञ की ऊर्जा को हम संग्रहित करके लोगों को कैसे हम रोगों से मुक्त करें, संकटों से मुक्त करें। महायज्ञ के लिए अनुष्ठान सामग्री जयपुर सहित अन्य स्थानों से मंगाई जाएगी। आयोजन को सफल बनाने के लिए समाज सेवियों का विशेष योगदान रहेगा। ये अद्भुत वैदिक महायज्ञ सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी के प्रथम यज्ञ स्थल पर होगा। 100 कुंडीय द्वादश पुरस्चरणात्मक होमात्मक महायज्ञ में 451 वैदिक ब्राह्मण आहुतियां देंगे। इस अद्भुत महायज्ञ का उद्देश्य मानव कल्याण होगा। मंगल कामना के लिए 1 करोड़ 25 लाख सदस्यों का निःशुल्क रजिस्ट्रेशन होगा। महाकुंभ 2025 में द्वापर युग के बाद कलयुग का सबसे बड़ा अनुष्ठान होगा। दावा है कि ये यज्ञ मानवीय और आध्यात्मिक उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। चीन में फैले खतरनाक HMP वायरस का खौफ अब महाकुंभ में भी पहुंच चुका है, जिसके बाद अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने मांग की है कि महाकुंभ में चीन से आने वालों को बैन किया जाए। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने चीन से आने वाली फ्लाइट्स पर रोक लगाने की अपील की है। साधु संत चाहते हैं कि महाकुंभ में चीन से या वहां की यात्रा करके कोई भी व्यक्ति न आए, क्योंकि चीन में इस समय कोरोना की तरह की HMPV वायरस फैला हुआ है। इसीलिए आशंका है कि चीन के जरिए ये खतरनाक वायरस भारत और महाकुंभ में भी पहुंच सकता है। ये 2019 की स्थिति चल रही है चाइना में और हम लोग खुद बहुत दुखी भी है कि न जाने कहीं हमें वही दिन देखने पड़े। हमारा मानना है कि अगर चाइना में इस समय ऐसी स्थिति है तो वहाँ से जितने भी लोग हैं सबको यहाँ मना होना चाहिए। क्या भारत में उनको एंट्री नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि जब वो यहाँ आएंगे तो हम सब बीमार हो जाएंगे। इलाहाबाद मेडिकल एसोसिएशन ने भी चीन से आने वाले यात्रियों की स्क्रीनिंग को जरूरी बताया है, क्योंकि मुश्किल ये है कि अभी HMPV वायरस की कोई वैक्सीन या दवा नहीं है। चीन से आ रही खबरें और तस्वीरें डरा रही हैं। ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस की वजह से चीन में हाहाकार मचा है। इस वायरस का भले ही कोई मामला भारत में न हो, लेकिन इसका खौफ महाकुंभ में है, क्योंकि जहां पर 40 से 45 करोड़ लोग इकट्ठे होंगे, वहां अगर इस वायरस का संक्रमण पहुंचा तो हालात भयावह हो सकते हैं। यूपी के प्रयागराज में लगने वाला महाकुंभ मेले से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। राष्ट्रीय हिंदू दल नाम के एक संगठन ने बैनर पोस्टर लगाकर माफिया अतीक अहमद के शूटरों को देवदूत बताया है। महाकुंभ मेला क्षेत्र में एक बैनर लगाया गया है जिसमें अतीक अहमद की फोटो पर क्रॉस का निशान लगा हुआ है। राष्ट्रीय हिंदू दल नाम के संगठन ने पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी के शिविर के सामने ये पोस्टर लगवाया है। बैनर पर स्लोगन लिखा गया है कि अतीक का आतंक मुक्त प्रथम प्रयागराज महाकुंभ। पोस्टर पर माफिया अतीक अहमद के हत्यारे सनी, लवलेश और अरुण को देवदूत बताया गया है। जानकारी के मुताबिक ये पोस्टर राष्ट्रीय हिंदू दल संगठन के अध्यक्ष रोशन पांडे ने लगवाया है और अतीक के तीनों हत्यारों को सम्मानित करने की मांग की है। लेकिन इस पोस्टर के सामने आने के बाद प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। पुलिस ने विवादित पोस्टर की जांच पड़ताल शुरू कर दी है।
ये पोस्टर यहीं पर लगाया गया था, जो श्री निरंजनी अखाड़े की दीवार है। ऐसे में इस पोस्टर पर अतीक अशरफ को मारने वालों को देवदूत बताया गया था। हालांकि प्रशासन ने इस पोस्टर को यहां से हटा दिया है, क्योंकि महाकुंभ में इस तरह की हरकत से कानून व्यवस्था बिगड़ने का भी खतरा है। हिमाचल प्रदेश के शिमला के रोहड़ू में भुंडा महायज्ञ हो रहा है, जिसमें सूरत राम ने बेड़ा रस्म निभाई, जिसे देखकर श्रद्धालुओं की सांसें थम गई। एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी पर एक रस्सी बंधी है जो घास की है, नीचे खाई है और इसे ही पार करके जाना है। इसे बेड़ा रस्म कहते हैं। इस रस्म के दौरान दोनों तरफ पहाड़ियों पर हजारों श्रद्धालु मौजूद थे। 500 मीटर लंबी रस्सी और 6 इंच मोटी लकड़ी की काठी पर फिसलकर 70 साल के सूरत राम ने इस परंपरा को निभाया। जैसे ही लकड़ी की काठी रस्सी पर आगे बढ़ी, तभी बैलेंस बिगड़ गया और सूरज राम बीच में फंस गए। लेकिन इसके बाद सूरत राम ने सावधानी से लकड़ी की काठी को आगे की तरफ खींचते हुए बेड़ा रस्म को पूरा किया। सूरत राम ने 9वीं बार ऐसा किया है। खाई पार करने के बाद जैसे ही सूरत राम पहाड़ी पर पहुंचे, वहां मौजूद लोग उनके माथे पर बंधे चांदी के सिक्के को पाने के लिए दौड़ पड़े। इससे पहले सूरत राम को समरई क्षेत्र के महेश्वर देवता की पालकी पर बैठाकर रस्सी तक पहुंचाया गया था। स्पैल घाटी के दलगांव स्थित देवता बकरालू महाराज के मंदिर में 39 साल बाद ये आयोजन हो रहा है, जिसमें आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। रतलाम में एक घर में लगी आग ने एक परिवार की खुशियां छीन ली। आग इतनी तेजी से फैली कि बचने का मौका तक नहीं मिला। रतलाम के PNT कॉलोनी में देर रात लगी आग ने सब कुछ जलाकर राख कर दिया। आग एक बैटरी बाइक में लगी थी, जिसमें पहले विस्फोट हुआ और उसके बाद आग पूरे घर में फैल गई, जिसमें एक बच्ची की मौत हो गई। परिवार ने पड़ोसी की गैलरी में कूदकर अपनी जान बचाई। 1 साल पुरानी गाड़ी थी वो, चार्जिंग में रखी हुई थी तो अपने आप ब्लास्ट हो गई। पता नहीं वो क्या हुआ, कैसे कुछ पता नहीं चला। बैटरी चेंज करवाई थी। जिस घर में आग लगी उसमें 3 बच्चे और परिवार के 4 सदस्य रहते हैं। इनमें से 11 साल की एक बच्ची अंतरा की आग में जलकर मौत हुई है, जबकि एक बुजुर्ग भी आग की चपेट में आ गया, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। ये रात में 3:30 बजे के आसपास जानकारी मिली थी कि स्कूटी चार्ज पे लगा रखी थी, उसमें चार्ज के दौरान विस्फोट हो गया, जिससे घर में आग लग गई। आग देर रात लगी थी, इसलिए किसी को इसका पता नहीं चला। शोर मचने पर पड़ोसियों ने पानी डालकर आग तो बुझा ली, लेकिन तब तक बहुत नुकसान हो चुका था। जम्मू कश्मीर में हर दिन तापमान एक नया रिकॉर्ड बना रहा है। टेम्परेचर माइनस में है और जमकर बर्फबारी हो रही है। और इसी बर्फबारी के बीच कुछ युवाओं ने क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया। बर्फबारी के बीच युवा चौके और छक्के लगाते नजर आए। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में एक युवा बैटिंग करता दिख रहा है, जबकि दूसरा पीछे विकेट कीपिंग कर रहा है। और ये सब हो रहा है बर्फ की पिच पर। वीडियो में बर्फबारी होती दिख रही है, लेकिन क्रिकेट की गर्मी के आगे ठंड भी छूमंतर हो गई है। वीडियो में आसमान से गिरती बर्फ भी दिख रही है, लेकिन भारी बर्फबारी भी इन युवाओं का जोश कम नहीं कर पाई। कश्मीर के मैदानी इलाकों में कोहरा तो पहाड़ी इलाकों में जमकर बर्फबारी हो रही है, जिसका मजा लेने के लिए टूरिस्ट भी बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। जम्मू के भद्रवाहा क्षेत्र में बर्फबारी ने टूरिस्टों के चेहरों पर मुस्कान ला दी है। भद्रवाहा में झरने जम गए हैं और बर्फ की मोटी चादर बिछी हुई है। तापमान भी 0 डिग्री से नीचे बना हुआ है। पहाड़ों पर बर्फबारी ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। लगातार हो रही बर्फबारी से भीषण ठंड पड़ रही है। पहाड़ों की चोटियां बर्फ से ढकी हैं और जनजीवन पूरी तरह प्रभावित है। कश्मीर के बांदीपोरा में इतनी बर्फबारी हुई कि चारों तरफ से बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। नजारा गुरीज घाटी का है। ऐसा लग रहा है मानो यहाँ हिमयुग आ गया है। इस बर्फबारी ने वादियों की सुंदरता तो बढ़ाई है, लेकिन मुश्किलें भी कम नहीं है। घर की छतों पर, पेड़ों पर, रास्तों पर हर जगह सिर्फ बर्फ की मोटी परत जमी है। अब ये वीडियो भी देखिए। कुपवाड़ा में लगातार हो रही बर्फबारी और बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। बर्फबारी के बाद तापमान में भारी गिरावट आई है और हाड़ कपा देने वाली ठंड पड़ रही है।
कश्मीर की ऊंचाई वाले इलाकों में भी भीषण बर्फबारी हुई है। पहाड़ की चोटियों पर बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। गलन और धुंध ने चुनौती बढ़ा दी है। घाटी में सर्दी का सितम ऐसा है कि न्यूनतम तापमान माइनस से नीचे पहुंच गया है। खून जमा देने वाली इस ठंड में जीना भी मुश्किल है। लेकिन इस बीच जम्मू कश्मीर के एथलीट्स को बर्फीले टॉर्चर का सामना करने की ट्रेनिंग दी जा रही है। एथलीट्स को ट्रेनिंग के जरिए ऐसे सर्द हालात में जिंदा रहने के गुर सिखाए जा रहे हैं। बर्फ में ऐसी ट्रेनिंग जम्मू कश्मीर के एथलीट्स के लिए अटूट लचीलेपन और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। बर्फबारी में मस्ती करना हर किसी को पसंद है, लेकिन कभी कभी बर्फ से मस्ती जान पर भारी पड़ सकती है। अरुणाचल प्रदेश के सेला दर्रे पर ऐसा ही हुआ। जब कुछ लोग सेला दर्रे पर जमी बर्फ की परत पर मस्ती कर रहे थे, लेकिन बर्फ की परत अचानक टूट गई और ये लोग बर्फीले दलदल में फंस गए। ये देखिए, 4 लोग बर्फ के दलदल में फंसे हैं, जिन्हें रस्सी फेंककर रेस्क्यू किया जा रहा है। गनीमत ये थी कि आसपास लोग मौजूद थे और किसी तरह बर्फ के दलदल में फंसे लोगों को बचाया गया। ये वीडियो केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने एक्स पर पोस्ट किया है और साथ में कैप्शन में पर्यटकों को सलाह भी दी है कि अनुभवी लोगों के साथ जमी हुई झीलों पर टहलें। फिलहाल भरी बर्फीली सड़कों पर सावधानी से गाड़ी चलाएं और हिमस्खलन से सावधान रहें, क्योंकि आपकी सुरक्षा महत्वपूर्ण है।